हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और टाइप की ओशन एनर्जी जिसका नाम है टाइडल एनर्जी। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि हमारे अर्थ के पास जितने भी ओशंस प्रेजेंट हैं उन सभी ओशंस में प्रेजेंट होती है बहुत सारी एनर्जी। कितने टाइप की? तो 3 टाइप की। नाम मैंने आपको बता दिए थे, एक होती है ओशन थर्मल एनर्जी, एक होती है वेव एनर्जी और एक होती है टाइडल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में तो हम प्रीवियस सेशन में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरह से ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी के ऊपर। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये टाइडल एनर्जी होती क्या है और फिर किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, वो भी हम समझेंगे। तो इस सेशन का टारगेट सेट हो गया है कि हमें पढ़ना है क्या आज? टाइडल एनर्जी के बारे में। तो फटाफट से अपने सेशन को भी करते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन टाइडल एनर्जी के साथ। अब भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइडल एनर्जी क्या होती है, उसकी एक क्लासिक ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ओशन के पहले ऑफ लगा देना। क्या मतलब हुआ कि ओशन टाइड्स के राइजिंग और फॉलिंग से जो एनर्जी हम डिराइव करेंगे उसे हम बोल देते हैं टाइडल एनर्जी। तो चलो ये बात तो समझ में आ गई कि ओशन में जो टाइड्स होती हैं वो ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं। ऊपर उठने और नीचे गिरने से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हमने बोल दिया टाइडल एनर्जी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो टाइड्स है ना, ओशन टाइड्स, ये क्या होती हैं? बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं टाइड्स और वेव्स के बीच में। बच्चे क्या बोलते हैं? टाइड्स मतलब क्या? कि समुद्र की लहरें, जबकि लहरें मतलब क्या होता है भाई? वेव्स होता है। और वेव्स और टाइड्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? वेव्स और टाइड्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ मत बोल देना कि दोनों एक ही चीज हैं। भाई ये जो टाइड्स है ना, जो समुद्र में, ओशन में जो टाइड्स फॉर्मेशन होता है ना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मून। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, इसके बाद मून का जो रोटेशन होता है अर्थ के अराउंड वो, और साथ ही साथ सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। देखा जाए तो जो टाइड फॉर्मेशन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है टाइड्स का। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बता देती हूँ, ब्रीफ में बता देती हूँ कि टाइड फॉर्मेशन होता कैसे। देखो क्या है ना कि ये रही हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई? ओशन प्रेजेंट है, वो भी बहुत सारा, है कि नहीं? फिर इसके बाद में अर्थ के पड़ोस में कौन होता है? अर्थ के पड़ोस में होता है मून। अब ये मून क्या करता है? अर्थ के ऊपर अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, यानी कि अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। अब अर्थ तो खींचने से रही, ऐसा थोड़ी है कि मून ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, पुल लगा दिया, तो अर्थ जो है खींचते हुए उसके पास चली जाएगी। अर्थ नहीं जाने वाली। लेकिन ये जो अर्थ में ओशन का पानी होता है ना, ये क्या कर जाता है? ये हम बोलते हैं कि मून की तरफ खिंच जाता है। क्या बोला मैंने? अर्थ और उसके ऊपर है ओशन का पानी। अर्थ के पड़ोस में कौन है? मून है। मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। अब क्या हुआ? मून जो है एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना अर्थ के ऊपर लगाता है। अर्थ तो मून के पास जाएगी नहीं। होगा क्या? अर्थ के ऊपर ओशन का जो पानी प्रेजेंट होता है ना, वो मून की तरफ क्या हो जाता है? खिंच जाता है। अर्थ के जिस फेस पे क्या रहेगा? मून रहेगा। उस फेस के ऊपर जो पानी होगा, ओशन का पानी होगा, वो क्या कर जाएगा? मून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको लगेगा, देखो इस तरीके से पानी में क्या हो गया? एक बल्जिंग आ गई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं कि पानी क्या हुआ? उठ गया। कहाँ उठ गया? मून की तरफ चला गया। अब इसी टाइप की बल्जिंग आपको अर्थ के ऑपोजिट साइड में भी देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? ऑपोजिट फेस में भी देखने को मिलेगी।
तो आप बोलोगे कि मैम ये लॉजिक तो समझ में आया कि मून क्या कर रहा था, मून अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, अर्थ तो जाएगी नहीं, लेकिन अर्थ के ऊपर पानी जो रहेगा, ओशन का जो पानी रहेगा वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओशन का पानी क्या करेगा, मून की तरफ उठ जाएगा। अब जो अर्थ के ऑपोजिट फेस पे जो पानी है, ओशन का पानी है, जहां पे अभी मून नहीं है, जहां पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई, क्लास 9th में पढ़ा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स ले लो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अर्थ का जो ये वाला फेस है ये मून के पास है, इसीलिए इस वाले फेस पे जो पानी होगा ओशन का, वो अट्रैक्शन जो है ना एक्सपीरियंस कर पाएगा। लेकिन अर्थ का जो ऑपोजिट फोर्स है, जिसका डिस्टेंस मून से बहुत ज्यादा है, वहां तक तो मून का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो पहुंच ही नहीं रहा। तो फिर क्यों ये वाला जो फेस है अर्थ का, इस पे जो ओशन का पानी प्रेजेंट है, वो क्यों इस तरह से जो है ना बर्स्ट आउट हो जाता है, वो क्यों उसमें क्यों उभार आ जाता है? तो इसका रीजन ये है कि क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर पे अर्थ की भी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ भी ओशन के पानी के ऊपर एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। लेकिन क्या होता है, इस मून के अट्रैक्टिव फोर्स के आगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, जिसके कारण इस वाले फेस का जो ओशन का पानी है वो क्या करता है, मून की तरफ उठ जाता है, ठीक है, उसमें उभार आ जाता है। लेकिन अगर मैं अर्थ के ऑपोजिट एंड की बात करूं, ऑपोजिट फेस की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे कम लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि अर्थ के ऑपोजिट एंड में ओशन का जो पानी है उस पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा भाई, चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ऑपोजिट एंड पे जो ओशन का पानी है वो कहां की तरफ खिंचाव महसूस करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स अर्थ क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके बाद में आपने सुना होगा इनर्शिया, क्लास 9th में हम पढ़ के आ रहे हैं। इनर्शिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना। अगर मैं चल रही हूं, ठीक है, इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूं। जैसे क्या होता है, हमारी एक मूविंग कार है, मूविंग कार में आप बैठे हुए हो, अचानक से किसी ने क्या करा, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ आपको झटका लगता है। क्यों लगता है भाई आगे की तरफ झटका, क्योंकि कार के डायरेक्ट के कांटेक्ट में कौन है भाई, आपके पैर हैं। तो कार रेस्ट पे आई, आपके पैर भी रेस्ट पे आ गए, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी थी जो कि कार के कांटेक्ट में नहीं थी, वो अभी भी कैसी थी, मोशन में थी। तो जैसे ही क्या हुआ, आपने कार का ब्रेक लगाया, अचानक से लोअर बॉडी रेस्ट पे आ गई, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में थी, इसलिए आपको आगे की तरफ क्या लगा, झटका लगा। इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया, मतलब कि रेजिस्ट करना। अब ये जो ऑपोजिट एंड पे ओशन का पानी जो रहेगा, ये क्या करेगा, इनर्शिया एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि ये अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, एक हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि अर्थ क्या कर रहा है, ओशन के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन पानी क्या करेगा, पानी नहीं जाएगा, पानी रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करने के कारण क्या होगा कि पानी अर्थ से दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसी दूर भागने की कोशिश में पानी में क्या आ जाएगा, एक तरीके का उभार आ जाएगा, यानी कि पानी में एक बल्ज आ जाएगा। तो इस बल्ज को हम क्या कहते हैं भाई, इस बल्ज को हम कहते हैं हाई टाइड। ये दोनों ही पानी के जो आपको बल्ज दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं हाई टाइड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टाइड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझा देती हूँ। होता क्या है कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है ओशन का पानी, अर्थ के बगल में होता है मून। मून क्या करता है, अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ। अर्थ तो जाने से रही, मून के पास क्या होता है, अर्थ के पास जो पानी प्रेजेंट होता है, ओशन का पानी होता है, वो क्या कर जाता है, मून की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो अर्थ का वो वाला फेस जो कि अभी मून के पास में है, उस वाले फेस का जो ओशन का पानी है वो क्या हो जाएगा, मून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से एक बल्ज दिखाई देने लगेगा। इसी तरीके का पानी का बल्ज आपको अर्थ के ऑपोजिट फेस में भी देखने को मिलेगा। क्यों,
क्योंकि भाई पहले वाले केस में क्या हुआ था, माना कि मून क्या लगा रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन अर्थ भी तो अपने ही ओशन पानी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, पहले वाले केस में मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग जाता है, जिसके कारण पानी जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसमें उभार आ जाता है। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे वाले एंड में ऑपोजिट फेस में अर्थ के क्या होता है कि ऑपोजिट फेस जो होता है अर्थ का, उसका डिस्टेंस मून से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस वाले फेस में कम लगता है और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लगता है। तो अर्थ क्या करेगी, ऑपोजिट एंड पे, ऑपोजिट फेस पे जो ओशन का पानी है उसको अंदर की तरफ खींचेगी। लेकिन पानी क्या करेगा, अपने इनर्शिया के कारण इस अट्रैक्टिव फोर्स को रेजिस्ट करेगा और अर्थ की तरफ नहीं, अर्थ से दूर भागने की कोशिश करेगा। और इसी कोशिश के कारण क्या होता है, एक और उभार आपको पानी में देखने को मिलता है, ओशन वाटर में देखने को मिलता है। और इन दोनों उभारों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाई टाइड। और अर्थ का वो पोर्शन जहां पे आप बोल सकते हो कि अभी किसी भी तरह का उभार नहीं आया है, उसे हम क्या कहेंगे, लो टाइड रीजन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लो टाइड रीजन कहते हैं। तो आई होप आपको हाई टाइड और लो टाइड कैसे बनती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो हाई टाइड्स हैं, हाई टाइड्स मतलब क्या कि लहरें जो टाइड्स हैं वो ऊपर जाएंगी, ठीक है, फिर इसके बाद में नीचे जाएंगी। अब यही टाइड्स ऊपर नीचे करती हुई कहाँ आती हैं, ओशन का जो कोस्ट होता है, जो किनारा होता है, उस पे आकर के टकराती हैं, है ना। टाइड्स क्या होती हैं, ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, और इसी ऊपर नीचे करते करते ओशन का जो कोस्ट होता है, जो किनारा होता है, वहां पे आकर के जोर से टकराती हैं। और ये जो टकराने वाली प्रोसेस है ना, इसी से हम क्या करते हैं, इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा देते हैं। भाई टाइड्स के ऊपर नीचे करने से क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, कौन सी एनर्जी, टाइडल एनर्जी। और इसी टाइडल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं करंट के फॉर्मेशन के लिए, करंट के जनरेशन के लिए। कैसे, तो भाई देखो इधर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिर से डैम बनाना पड़ेगा। लेकिन ये डैम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जो कि नदियों पे बनता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओशन का जो नैरो बे होता है, नैरो बे मतलब कि क्या, एक छोटी सी, एक पतला सा रास्ता जहां से क्या करती है, टाइड्स अंदर आती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हमें अगर टाइडल एनर्जी को यूज करना है तो इसके लिए हमें फिर से एक डैम बनाना पड़ेगा। लेकिन वो डैम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा डैम होगा। ये डैम बनेगा कहाँ, ये डैम बनता है नैरो बे ऑफ द ओशियन। ठीक है, नैरो बे ऑफ द ओशन। नैरो बे मतलब क्या कि एक पतला सा रास्ता जहां से टाइड्स क्या करती हैं, अंदर आती हैं। आपने कई बार देखा होगा, पिक्चर्स अगर आपने देखी होंगी तो कुछ इस तरीके का होता है ओशंस। ठीक है, यहां से यहां तक बढ़ते जाते हैं और यहां से यहां तक बढ़ते जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ओशन का, जहां पे रास्ता काफी पतला होता है, काफी सकरा होता है, इस सकरे रास्ते पे क्या बनाया जाता है, इस तरीके का डैम बनाया जाता है। रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हाई और लो टाइड जो होती हैं, ये तेजी से आकर के ओशन के कोस्ट पे, ओशन के किनारे पे टकराती हैं। अब अगर जिस पोर्शन में आकर के टकरा रही हैं, अगर वो पोर्शन बड़ा होगा तो क्या होगा, जो हाई टाइड्स या लो टाइड्स आ रही हैं, उनके टकराने से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वहीं अगर मैं बोलूं कि मुझे इतने से पोर्शन में क्या करना है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स को लेकर के आना है, यानी कि इतने से पोर्शन में जो अब हाई और लो टाइड्स आएंगी उनका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और केवल इतने पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि हाई और लो टाइड्स का जो प्रेशर है ना, जो स्ट्राइकिंग प्रेशर है, टकराने का जो प्रेशर है, मैं उस प्रेशर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ। मुझे उसी प्रेशर से तो मतलब है। कैसे मतलब है, अभी बताती हूँ। देखो, आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या करते हैं, एक डैम बनाते हैं ओशन के नैरो बे पर। ठीक है, डैम कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल है, टरबाइन लगा देंगे और टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हाई टाइड आई, हाई टाइड जैसे ही आई, अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको रोटेटर दिख रहा है, टरबाइन दिख रहा है, टरबाइन के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से गेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हुआ, हाई टाइड आई, जैसे ही हाई टाइड आई,
ये जो गेट्स होते हैं ना डैम के, ये खुल जाते हैं और पानी कहाँ आ जाता है, पानी आ जाता है यहाँ पे। ये आर मैंने क्यों लिखा है, ये है रिजर्वॉयर। यहाँ पे तो ओशियन था, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिजर्वॉयर। यहाँ पे हम पानी को रिजर्व करके रख रहे हैं। नैरो बे पे हमने डैम बना दिया, डैम के साथ हमने जनरेटर कनेक्ट कर दिया, जनरेटर टरबाइन कनेक्ट कर दिया, टरबाइन की दोनों तरफ क्या है भाई, गेट्स लगे हुए हैं। जैसे ही हाई टाइड आएगी, कहाँ, ओशन के नैरो बे पर, टरबाइन के अगल बगल दोनों तरफ जो हमने गेट्स लगा करके रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन होने से क्या होगा, पानी जो है कहाँ फ्लो कर जाएगा, रिजर्वॉयर में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये कहानी है किसकी, हाई टाइड की। जैसे ही पानी रिजर्वॉयर में फ्लो किया, अब क्या होगा, ये दोनों गेट जो है ना वापस लग जाएंगे। तो अब रिजर्वॉयर में पानी हो गया ज्यादा। फिर इसके बाद में हाई टाइड के बाद क्या आती है, लो टाइड आती है। जैसे ही लो टाइड आई तो ओशन की तरफ का जो पानी है वो कम हो गया। भाई हाई टाइड में क्या होता है, हाई टाइड में तो ओशन की तरफ पानी ज्यादा होता है और इसी ज्यादा पानी को हम क्या करते हैं, गेट्स को ओपन करके रिजर्वॉयर में भर लेते हैं। ठीक है, फिर गेट्स को वापस बंद कर देते हैं। गेट्स वापस बंद किए, अब क्या हुआ, एक लो टाइड आई। लो टाइड के कारण क्या हुआ, ओशन का जो लेवल है, ओशन का जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया। ओशन साइड में वाटर का लेवल हो गया कम। तो जैसे यहाँ पे पानी का लेवल हुआ कम, हम क्या करेंगे, फिर से गेट्स खोल देंगे और रिजर्वॉयर में जो पानी भरा था उसको हम क्या करेंगे, वापस ओशन की साइड में बहा देंगे। तो ये जब टाइड अंदर जा रही है, हाई टाइड अंदर जा रही है और लो टाइड के टाइम पे पानी बाहर आ रहा है, इन दोनों ही टाइम पे, हाई टाइड और लो टाइड के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जब पानी अंदर जाता है तो पानी अंदर गया तो गया, कैसे गया, टरबाइन को रोटेट करते हुए गया। इस केस में क्या हो रहा है, लो टाइड के केस में, कि पानी रिजर्वॉयर से बाहर आ रहा है ओशन साइड में, तो बाहर आया तो आया, कैसे आया, जो हमारा टरबाइन थी उस टरबाइन को रोटेट करते हुए आया। और एक बार टरबाइन गोल घूम गया तो जनरेटर भी घूम जाएगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपको दो टाइड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, दो हाई टाइड्स देखने को मिलती है। दोनों ही टाइड्स कहाँ मिलेंगी, दोनों ही हाई टाइड आपको कहाँ मिलेंगी, अर्थ के ऑपोजिट फेसेस पे मिलेंगी। और जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, लो टाइड देखने को मिलेगी। टाइड कभी मत कहना कि टाइड मतलब क्या होता है, हवा वो होती है, वेव होती है या लहरें होती हैं। लहरें अलग होती हैं, लहरों का इंग्लिश वर्ड होता है वेव। टाइड्स अलग होती हैं। टाइड्स कैसे फॉर्म हो रही हैं, टाइड्स फॉर्म होती हैं मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ठीक है, तो बेसिकली आपको अर्थ के दो ऑपोजिट एंड्स पे क्या देखने को मिलती है, हाई टाइड देखने को मिलती है, और जहां पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा है वहां पे आपको लो टाइड देखने को मिलती है। अब ये जो हाई और लो टाइड जो होती हैं ये क्या करती हैं, राइज होती हैं, फॉल होती हैं, फिर ठीक है, फिर राइज होंगी, फिर फॉल होंगी, और इसी राइज एंड फॉल करते हुए कहाँ आके टकराती हैं, ओशन का जो किनारा होता है, जो कोस्ट होता है, वहां पे आके टकराएंगी। और कैसे टकराएंगी भाई, हाई प्रेशर के साथ टकराएंगी। और इसी प्रेशर को हमने यूटिलाइज करना होता है। कैसे यूटिलाइज करना होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं डैम। डैम कहाँ बनाएंगे भाई, तो जो नैरो बे होता है ओशियन का, नैरो बे मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि जो माउथ होता है ओशियन का, जहां पे टाइड एंटर करती है। आपने इस तरीके की पिक्चर जरूर देखी होंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशन बह रहा है और इस तरफ जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, तो ये जो नैरो पोर्शन होता है, जो नैरो बे होता है ओशंस का, वहां पे हम डैम बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ रही है ना, ये बहुत प्रेशर से आती हैं, और इसी प्रेशर से हमको डैम में जो हमने टरबाइन रखा है ना, उस टरबाइन को हमें घुमाना रहता है। अब अगर आपने सपोज यहाँ कहीं, ठीक है, आपने क्या किया है, यहाँ कहीं डैम बनाया है, तो अब जो हाई और लो टाइड आएंगी ना, उनका प्रेशर इतने पूरे रीजन में फैल जाएगा। तो डैम में जो आपने टरबाइन लगाया था उस पर उतना प्रेशर पड़ा ही नहीं, वो घूमा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, हम सकरी से सकरी जगह पे टरबाइन लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जैसे ही हाई प्रेशर की लो
और हाई टाइड आएंगी, वो पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ पड़ेगा, एक सक्रिय जगह पे पड़ जाएगा, और उस सक्रिय जगह पे पड़ने से क्या होगा, हम मैक्सिमम प्रेशर को यूटिलाइज कर सकते हैं। हाई टाइड के टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही हाई टाइड आई, जो गेट्स लगे हुए थे टरबाइन के आजू बाजू वो खोल जाते हैं और पानी जो है इधर साइड आ जाता है, रिजर्वायर साइड में आ जाता है, ठीक है। और फिर आने के बाद में गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। फिर आती है लो टाइड। लो टाइड के टाइम पे क्या होता है कि ओशन साइड पे पानी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है रिजर्वायर साइड के कंपैरिजन में। तो जैसे ही ओशन साइड में पानी कम हुआ, फिर से गेट खोले और रिजर्वायर का पानी जो है कहाँ आ गया, ओशन की तरफ आ गया। जब पानी हाई टाइड के टाइम पे ओशन साइड से रिजर्वायर साइड में जा रहा था, तब भी क्या हुआ, हमारा टरबाइन गोल गोल घूमा। फिर लो टाइड के टाइम पे पानी रिजर्वायर साइड से ओशन साइड में जब गया, तो भी क्या हुआ, गया तो गया, टरबाइन को रोटेट करते हुए गया, तो फिर से हमारी टरबाइन क्या हो गई, रोटेट हो गई। और इसी रोटेशन के कारण हम बोलते हैं कि जनरेटर रोटेट कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आई होप अब आपको टाइडल एनर्जी से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मेरिट्स क्या क्या है, तो भाई ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ओशन वाटर तो कभी कम होता ही नहीं है, नदियों का पानी सूख जाता है, बारिश नहीं हो रही है ठीक से, ठीक है, हैवी रेनफॉल नहीं हो रही, नदियों का पानी सूख रहा है क्योंकि वो पीने लायक होता है। ओशन का पानी तो कभी कम होने से रहा, तो ओशन का जो पानी है वो कभी कम नहीं होगा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपको हाई टाइड और लो टाइड देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी भाई, क्योंकि ओशन का पानी कम नहीं हो रहा है, मून अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है। मून क्या करेगा, हमेशा ग्रेविटेशनल पुल लगाता रहेगा, ओशन के पानी से क्या होगा, हाई टाइड और लो टाइड बनती जाएंगी। तो ये सोर्स क्या हो गया भाई, रिन्यूएबल सोर्स हो गया एनर्जी का। इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट नहीं होने वाला कभी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल से कोई मतलब नहीं है, ओशन का पानी कभी भी सूखने वाला नहीं है। This is a pollution-free source of energy as it neither requires any fuel nor does it produce any unhealthy waste. इसको हम pollution free source बोल सकते हैं एनर्जी का। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होगे कि ऐसा कोई फ्यूल लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे हमने कोई भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इनपुट फ्यूल नहीं लगाया है। पानी के आने जाने से ही क्या हो रहा है, टरबाइन गोल गोल घूम रहा है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उस जनरेशन के साथ में कोई अनहेल्दी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई धुआं, कोई धूल नहीं निकल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद में अ हाई टाइडल पावर प्लांट डज नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ वैल्यूएबल लैंड एज इट कैन बी बिल्ड ऑन द बे और द एस्चुरी। और जो टाइडल एनर्जी को यूटिलाइजेशन की जब बात आती है, जो हम डैम्स बनाते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले जो डैम्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू दोज डैम्स जो कि हम रिवर पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। वहाँ पे तो हम लिटरली पानी को बांधते हैं, यहाँ पे बांधना नहीं होता है, यहाँ पे बस जो हाई और लो टाइड का जो राइजिंग एंड फॉलिंग है उसके प्रेशर को यूटिलाइज करना होता है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है। तो यहाँ पे जो डैम बनते हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है प्लांट का, वो कोई इतना बड़ी जगह पे नहीं होता है और ना ही वो इतना कोई कॉस्टली सेटअप भी होता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है, ड्यू टू वेरिएशन इन टाइडल रेंज द पावर आउटपुट इज वेरिएबल। अब टाइडल रेंज भी क्या करती हैं, वेरी करती हैं। जरूरी थोड़ी है कि हाई टाइड मतलब कि मैक्सिमम हाइट वाली टाइड आए, या लो टाइड मतलब कि मिनिमम हाइट वाली लो टाइड आए। तो टाइडल रेंज जो होती है वो वेरी करती है, जिसके कारण जो आउटपुट है वो वेरी कर सकता है। पावर जनरेशन इज इंटरमिटेंट एंड इज नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा पावर प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू सुटेबल साइट्स अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जहां पे हम डैम्स बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक नैरो बे चाहिए होता है, ओशन का मुंह चाहिए होता है, ओशन का एक ऐसा पोर्शन जहां पे जो टाइड्स हैं, जो हाई टाइड्स हैं और जो लो टाइड्स हैं, वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ क्या करें, कोस्ट को स्ट्राइक करें। तो ऐसी कुछ कम जगह पे होती हैं, इस वजह से हर कहीं हम ये वाला प्लांट्स सेटअप नहीं कर सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द यूज ऑफ टाइडल पावर आर द लार्ज बैरेज कंस्ट्रक्शन इन एरियाज ऑफ हाई टाइडल फ्लो एंड द करोजन ऑफ बैरेज, स्लूज वेज एंड टर्बाइंस बाय सॉल्टी सी वाटर।
अब भाई समुद्र का जो पानी होता है वो पता है आपको कोई इतना शुद्ध तो होता नहीं है, तो उसके अंदर कोई भी आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे तो उन पार्ट्स का, उन मशीनरीज का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में है, जिसके कारण जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि माना कि सेटअप इतना महंगा नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको सेटअप लगाना है अपना, सबसे पहले तो वो जगह ही आपको जो है ना बहुत कम मिलती है, ठीक है। इतनी कोई जगह पे है नहीं, इतनी स्पेस है नहीं एक्चुअली जहाँ पे आप कहीं भी जो है ना टाइडल एनर्जी को यूज़ करने के लिए डैम्स बना सको। कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप डैम्स बना सकते हो। इसके बाद में जब आप लगा देते हो, कंस्ट्रक्शन कर देते हो, तो फिर उन पार्ट्स के मेंटेनेंस की भी बारी आती है, ठीक है। और पावर जनरेशन भी हम बोलते हैं कि इतना कोई ज़्यादा होता नहीं है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से पावर जनरेशन उतना होता नहीं है। और हम बोल सकते हैं कि टाइडल रेंज के वेरिएशन के कारण आउटपुट में भी वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी टाइडल एनर्जी के। तो आई होप आज का ये सेशन आपको हो गया होगा क्लियर। आज हमने टाइडल एनर्जी पढ़ी कि भाई क्या होती है और इससे कैसे हम करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ये भी देख लिया, लिमिटेशंस भी देख लिए, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। तो भाई आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक और टाइप की ओशन एनर्जी बची है जिसको हम बोलते हैं वेव एनर्जी, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।